कांग्रेस की बढ़त। चलिए, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो ये बड़ी जानकारी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस को बढ़त मिली है। 17,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ये बेहद ही दिलचस्प लड़ाई और जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है। अनिल चोपड़ा 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी देख रहे हैं अनिल चोपड़ा। तो अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। बड़ी जानकारी है ये, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही आपको बता दें कि अहम जानकारी। और अभी रुझान आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद नतीजों में ये रुझान तब्दील होते नजर आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सीपी यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। सीपी यादव जी, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से अनिल चोपड़ा जी आपके कांग्रेस की तरफ से हैं, आगे चल रहे हैं। इस पर एक छोटा सा विश्लेषण, फिर आगे सवाल पूछते हैं आपसे। बहुत युवा साथी, बहुत युवा, हमारे सबसे युवा साथी है। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय से थोड़े दिन पहले निकले ही है। और जयपुर ग्रामीण से जो सामने जो राजेंद्र राव जी है, वो राजस्थान विधानसभा की स्पीकर रहे हुए हैं। तो एक और ये एक तरह से पराजय सीट मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप को ए ग्रेड की सीट मानती थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ काम किया गया, हमारे पूरे नेतृत्व ने मिलके काम किया। सचिन पायलट जी ने इस सीट पे बहुत अच्छा काम किया है। और इस सीट पे जो हमारा जो विधायक प्रत्याशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, मैं नजदीकी से देखा हूँ, बहुत मजबूती से काम किया। तो इस सीट पे परिणाम बिल्कुल भी हमको चौंका नहीं रहे, क्योंकि ये परिणाम से हम पूरी तरह से पहले से आसान्वित थे जयपुर ग्रामीण को लेके। लेकिन मैं जो परिवारवाद वाला जो बात, अगर आपकी अनुमति हो तो पहले वो, और एक संविधान जो बदलने वाली बात, ये दो बातों को अगर हम खत्म कर ले, आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी जब 50 साल, 60 साल, 70 साल की यात्रा करती है, तो उसके भीतर ये कुछ कुछ परिवारों का जो लीगेसी है, ये पनपना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल 10 साल के शासन के भीतर आज स्थिति है कि 1/3 उनके जो सांसद और सांसद प्रत्याशी है वो परिवारवाद और विधायकों का। अभी एक भास्कर का सर्वे आया था, जहां तक गांधी परिवार की आप बात करते हो, गांधी परिवार की तुलना इस देश में किससे कर सकते हो जिसकी 3-3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है। गांधी परिवार कोई सत्ता नहीं, पिछले आप 35 साल से देखोगे तो गांधी परिवार ना तो किसी सत्ता का हिस्सा है, ना पार्टी का कोई हिस्सा है। उसके बावजूद भी अगर आप गांधी परिवार की त्याग तपस्या देखोगे, 3-3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं इस देश पे, इतना बड़ा योगदान है, उसको हम परिवारवाद कहते हैं। लेकिन हम जो है भारतीय जनता पार्टी के 1/3 जो लोग हैं उनको हम परिवारवाद नहीं कहते। मैंने कहा 16 पार्टियां उनकी वो है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो उनका एक एक परिवार का राज है। तो एक तरह से ये पूरा परसेप्शन नैरेटिव है, ये वास्तविकता में कहीं नहीं टिकता है अगर हम इसे देखें। और जो दूसरा सवाल था ना संविधान बदलने वाला, ये बहुत रोचक चीज है कि ये संविधान बदलने की, संविधान को खतरे की बात क्यों आई। क्योंकि कोई भी पार्टी, जैसे आज हम चुनाव लड़ेंगे तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया, तो ये मन में आया, सभी के दिमाग में आया कि 400 पार किस लिए, 400 किस लिए चाहिए, क्योंकि सरकार तो बननी चाहिए, लेकिन 400 किस लिए चाहिए। तो इसका जब जवाब नहीं था, तो ये जो उनकी जो वास्तविकता थी, वो फिर कुछ सांसदों ने उसको सामने रखा कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए क्योंकि पूरे संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही संविधान को खत्म किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 जो है वो केवल एक ही तरीके से खत्म हो सकता है जब हमारा दोनों सदनों के भीतर 2/3 मेजोरिटी हो टोटल उसकी, और कम से कम 50% विधानसभाओं में हो तो 50% वो तो है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको 262 या 262 से अधिक सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी सहयोगी दल साथ नहीं देगा। पढ़े लिखे नेता है, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस पार्टी ने की है ना। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आए। जब ये बातें विपक्ष कह रहा था तो उनकी भी बयान मैंने सुना,
और वो कह रहे थे कि अब बाबा साहब भीमराव भी आ जाए तो हमारा संविधान इतना ज्यादा मजबूत हो गया है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। जब प्रधानमंत्री खुद आके ये बात जनता के बीच में कह रहे हैं, रैलियों में कह रहे हैं, गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं, फिर भी आप लोगों को डर है? ये बात कहने की जरूरत किसको पड़ती है? आप बताइए, ये बात कौन कहेगा? नहीं, जैसे मतलब इस बात में स्वीकारोक्ति है, इस बात में स्वीकारोक्ति है कि ये बात यहां तक आके कहना पड़ा कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो ये अपने आप तो कोई बात है क्या कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो? आपकी संविधान के प्रति अगर निष्ठा दिखे तो आपके कर्म में दिखनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी के कर्म में संविधान में 1%, मैं कहता हूं 1% भी अगर निष्ठा दिखाई दे तो उनको अपने 10 साल के जो कार्यकाल का जो काम थे उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। वो संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, जो अच्छा, जो दुरुपयोग, ठीक है, आप मैं आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, दुरुपयोग हो रहे हैं, अगर इन केस जांच हो रही, चीजें निकल क्यों नहीं है? ठीक है, अगर कहते हैं ना, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप पाक साफ हैं, तो आपके पास कुछ नहीं निकलना चाहिए। जब निकल रहे हैं तभी तो किए जा रहे हैं। अगर आप कुछ होगा, अगर सीपी यादव के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे? हम लाख आरोप लगा लें, सीपी यादव जी जब कुछ है ही नहीं, एकदम ईमानदार छवि के हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पता चला सीपी यादव जी के पास बहुत चीजें छुपी हुई हैं और हम निकाल रहे तो आ रही। गलत बोल रहे हो, गलत सवाल है। आप मीडिया वालों पे जो मेरा गुस्सा था वो क्यों था? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कुछ तरह की, मैं इस चीज को क्या समझता नहीं हूँ कि जब सत्ता होती है, आप समझिएगा, अगर सत्ता है मेरे हाथ में तो मैं उसका दुरुपयोग कैसे कर सकता हूँ। और मैं आपके चैनल पे भी कार्रवाई कर दूंगा। एक पॉइंट, मतलब मुझे लगेगा भी नहीं कि एक दिन नहीं लगेगा कि इस चैनल की 3-4 चीजें पकड़ करके कार्रवाई करना। जैसे अभी जो काम हो रहा है पीएमएलए एक्ट, जितना भी ईडी का काम है ना, वो ईडी कोई ये नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार किया है उस पर कोई गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं। पीएमएलए एक्ट की धाराओं में चेंज करके आपके पास कानून को बदलने का अधिकार मिल जाता है और किसी को भी अपराध की श्रेणी में लेने का अधिकार मिल जाता है। जब आपके पास ये मिल जाता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप बिना अपराध को सिद्ध हुए 10-10 साल 20-20 साल की उम्र सरकार थी तो सीबीआई को तोता कहते थे और अपराधी बना सकते। एक बात बताइए सीपी यादव जी, जब कांग्रेस की सरकार थी यही जनमानस में था कि सीबीआई तोता है, और आप लोग कह रहे हैं ईडी और सीबीआई, तो मतलब ये क्या सरकारी एजेंसी है? कांग्रेस में कहा जाता कि नहीं, कहा जाता था, आरोप लगाया जाता था सीबीआई तोता, कांग्रेस वाले सीबीआई छोड़ देते थे, है ये लोग कहते थे कि नहीं। अब आप कह रहे हैं ईडी में, मान लीजिए आरोप प्रत्यारोप कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं, मैं जवाब देता हूं ना, मैं जवाब दूंगा ना। बेसिकली ये कहा जाता था एक क्रिटिक्स के तौर पर, कि एक आलोचना के तौर पर, जो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र में होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई एक्ट ऐसा नहीं दिखाई दिया। आप आंकड़ों के आधार पर अगर देखेंगे तो अभी ईडी ने 93% केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई की। आप ये आंकड़ा, आप एज ए जर्नलिस्ट ये आंकड़ा कांग्रेस के काल में बता सकते हैं क्या? मैं मानता हूं जहां सत्ता होती है वहां उसकी आंशिक तौर पर सत्ता के साथ बैठते ही उसके आंशिक दुरुपयोग की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप केवल विपक्ष को ही खत्म कर दो, संस्थाओं को पूरा ही काबू में कर लो। और इस बात को तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार स्वीकार किया कि हमसे आंशिक तौर पर गलतियां हुई है। लेकिन उस आंशिक तौर पर गलतियों को लेकर के आप ऐसा नहीं कर सकते कि संविधान को ही खत्म कर डालो। आप उस आंशिक तौर पर गलतियों को लेकर के ये नहीं कर सकते कि उसका बहाना लेकर के आप पूरे इस लोकतंत्र को ही तहस नहस कर डालो। ये आपको सर्टिफिकेट, आपको इसका कोई क्रेडिट वो नहीं मिल जाता, प्रमाण पत्र की आप ये कर डालो। भारतीय जनता पार्टी ने ये कुकर्म किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज थी आप देखिएगा कि आप अगर विपक्ष को कोई चंदा दे रहा है तो उसकी तो आपको मॉनिटरिंग हो जाती है, और आपके पास चंदा आ रहा है उसका कोई, ये क्या चीज है? अगर मुझे कोई चंदा दे रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है तो उसमें कल को ईडी कार्रवाई कर देगी, सीबीआई कार्रवाई कर देगी, वो चंदा कैसे देगा? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी स्थिति, जो पूरे विपक्ष की स्थिति की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत घोर अलोकतांत्रिक है, घोर असंवैधानिक है। और चुनाव से पहले ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि विपक्ष चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। इंडिया गठबंधन का किस तरह मजाक उड़ाया गया था। आप ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नाम जुड़ाता हो सकता है आप जानते हो, और आप पढ़े हैं, पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। मैं किसी मीडिया संस्थान की बात नहीं थी। 2G आपके यहाँ आपके समय में लगा, कोल घोटाले लगे, अगस्ता वेस्टलैंड के भी लगे, बोफोर्स कांड भी लगे, फिर इसके बाद कई सारे आरोप लगे। तो अभी बीच में ये नारा आया, किसी ने कहा बीजेपी के बड़े नेता साहब ये तो जल थल नभ तीनों लोगों में इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है। इसको कैसे आप इनको कैसे आप खंडित कीजिएगा? 2G 10 साल का शासन,
ये जितने ये घोटाले थे, बड़े बड़े घोटाले जो आप बता रहे हो, एक भी घोटाला प्रूव हुआ क्या? सरकार इनकी थी ना। जी घोटाला प्रूव हुआ? कोल स्कीम प्रूव हुआ? नहीं। आप जितने बोफोर्स प्रूव हुआ? मतलब एक भी आप जब मीडिया ट्रायल कर नहीं, दो, मीडिया ट्रायल नहीं, आप तथ्य रख दीजिए ना, बात खत्म। हम नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, आप मेरा जवाब दीजिए। 10 साल के शासन था इनका, अगर ये घोटाले थे तो प्रूव होना था ना। अब देखो सच्चाई क्या हुई है। 2G स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं, और सरकार ने अपना हल्फनामा दायर किया बाद में कि इस तरह का कोई स्कीम नहीं। सरकार ने कौन सी सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह हल्फनामा दिया कि इस तरह का कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम क्या था कि आप पॉलिसी वाइज, जो खुद सीएजी ने एक सवाल उठाया, वो कोई घोटाला नहीं था। सीएजी ने एक सवाल उठाया कि अगर आप इसको नीलामी को इस तरह से न करके अगर ओपन करते तो 1.7 लाख करोड़ रुपए सरकार को आमदनी हो सकती थी। खुद विनोद राय जो सीएजी थे, उन्होंने माफी मांगी अपनी स्टेटमेंट के लिए और अपनी इस रिपोर्ट के लिए। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कुछ इस तरह क्या हो सकता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जितने बड़े घोटाले थे बात कांग्रेस पार्टी पे तो थे ना। अब मैं एक और रिपोर्ट बताता हूं। करप्शन का इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स है, 2014 में हमारी रैंकिंग 180 देशों के भीतर लगभग 135-36 के आसपास थी। आप बता सकते हैं इस समय क्या रैंकिंग है? इसमें तो हम नहीं कह रहे हैं, 193। और पिछले एक साल के भीतर ये रैंकिंग 186 से बढ़कर के 193 193 पे गया है। 8 अंकों की गिरावट आई है। मतलब आप सोचिएगा कि देश करप्शन के मामले में जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसको माने कि नहीं माने? आप बताइए, हम किसको माने? अच्छा ठीक है, करप्शन की आप बात करते हैं, जो छोटी छोटी बातें आपके राजस्थान से, मैं आप तो नेशनल में बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आए दिन एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, कभी पटवारी पकड़े जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर भी पकड़े गए। और बाबुओं का रिश्वत लेने का जो ये ट्रेंड चला आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट में सभी लोग जो है करप्ट होते हैं, ईमानदार भी अधिकारी हैं, ईमानदार नेता भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो तराह तराह हो जाएगा, लेकिन जो मामले लगातार आ रहे हैं, जो है आपकी सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार है, वो तो कहते हैं 5 महीने की हमारी सरकार, हम क्या करेंगे, ये तो कांग्रेस का देन है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, घूसखोरी खत्म होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं तो होती, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वो मौजूदा सरकार रही हो, ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए में कोई सवाल ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम सरकार में आते हैं तो सबसे बड़ी अगर हमारी जिम्मेदारी है वो गवर्नेंस। हमसे जनता कोई पैसा नहीं चाहती है। जनता कोई ऐसा नहीं चाहती है कि आप उनके घर में ले जाके कुछ रख दीजिए, ना उससे खुश होती है। जनता को जो चीज चाहिए वो गवर्नेंस, और गवर्नेंस तभी आ सकता है जब वो करप्शन फ्री हो। आपने कहा यादव जी, आपने कहा ये कोई सवाल नहीं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब पूछिए क्यों? अगर आप सबसे महत्वपूर्ण है ना, मैं बताता हूं कैसे। अगर आप ये मत कहिए कि सीपी यादव जी किसी बड़े पार्टी के नेता हैं, एक आम आदमी बन के जाइए, क्या आप तुरंत एफआईआर दर्ज करा पाइएगा? आप गए, कोई दिक्कत, हाँ सुनिए, कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सेटिंग बाजी करने लगते हैं कि चले साहब जो होते हैं वो दूर बैठे होते हैं, चेले चपाटी जो होते हैं घूमते रहते हैं, धीरे से जेब में पैसे डाले लेके चले गए। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, अस्पतालों में आप चले जाएंगे तो पता चला कि नंबर नहीं, कोई फाइल आपकी नीचे दब गई थाने में, सीपी यादव जी आपको ऊपर ले आना है, कार्रवाई करवाना पड़ेगा। बिना कुछ लिए दिए नहीं काम चलता है, और जब जैसे पैसा दिया खट से फाइल ऊपर आ जाती। रिश्वतखोरी क्यों नहीं कम हुई आज तक कोई भी सरकार ने? इसका जवाब आप दीजिए। आप कह रहे थे ये सवाल नहीं है ना, ये आम लोगों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही मैंने बताया। हमारी बात में कोई मतभिन्नता नहीं है। मैंने कहा जनता को अगर कुछ एक चीज चाहिए तो वह है गवर्नेंस, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन आप और मैं इसकी बैठ के रणनीति बनाए तो इसके 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। नंबर 1, जनता को अधिकार दो। जनता को जितने आप पावर देंगे ना, वैसे ही जनता जैसे जैसे सशक्त होगी वैसे करप्शन फ्री गवर्नेंस आएगा। और दूसरा होता है कि मनुष्य की भूमिका को खत्म करके आप ई गवर्नेंस लेके आओ। कांग्रेस पार्टी सूचना का अधिकार जो कानून था
वो करप्शन पे सबसे बड़ी चोट थी, क्योंकि वो नागरिकों को सबसे बड़ा सशक्त करता था। हम्म। हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार ने राइट टू हियरिंग एक्ट जो बनाया, और जो जन सुनवाई कानून, और एक जो सिविल सर्विसेज गारंटी कानून, ये जो दो कानून थे, मैं आज भी कहता हूं ये दो कानूनों का अगर सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, ये राजस्थान की प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इतना सशक्त कानून केवल पूरे देश के भीतर राजस्थान में है, जिसका क्रियान्वयन ब्यूरोक्रेसी सही ढंग से नहीं कर पा रही, और इसमें सरकारों की विफलता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और सरकारों के बीच का जो सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि सरकार जो होती है, जो पॉलिटिकल क्लास होती है, वो पॉलिटिकल क्लास इतनी सशक्त नहीं है। उस पॉलिटिकल क्लास के भीतर उस टैलेंटेड व्यक्ति नहीं जा रहे, ये भी एक करप्शन का कारण है, क्योंकि इससे वो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड हो जाता है। चलिए ठीक है, सीपी जोशी, तमाम महत्वपूर्ण है। पहलुओं पर हमने आपसे चर्चा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज राजस्थान पर महाकवरेज